डीएनए मित्रों, आज डीएनए की शुरुआत हम दो महायुद्ध की तैयारियों से करेंगे। एक महायुद्ध का काउंटडाउन चल रहा है और दूसरा शुरू हो चुका है। जिस महायुद्ध का काउंटडाउन चल रहा है उसमें दो बड़े किरदार हैं, डोनाल्ड ट्रंप और खामनेई। लेकिन जो महायुद्ध शुरू हो चुका है उसमें जो सबसे बड़ा किरदार है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जिस महायुद्ध को उन्होंने आज से शुरू किया है वो महायुद्ध नकल माफियाओं के खिलाफ है, मुन्ना भाई के खिलाफ है। लेकिन इस महायुद्ध से पहले आपको उस महायुद्ध के बारे में जानना चाहिए जिसके आरंभ से पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति खौफ में हैं, डरे हुए हैं। मित्रों, कहा जाता है अजय दिखना आसान है लेकिन अजय रहना आसान नहीं है, और यही फर्क एक डर को जन्म देता है। अब ऐसा ही एक डर दशकों से दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका तक पहुंच गया है और वॉशिंगटन में बैठे राष्ट्रपति ट्रंप को ये परेशान कर रहा है। मित्रों, ये ट्रंप का डर है, ये उस ट्रंप का डर है जो अब तक बड़े बड़े देशों और वर्ल्ड लीडर्स को डराते थे, धमकाते थे। सोचिए, अमेरिका के जिस राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी राजधानी से, उनके घर से उठवा लिया, जो क्यूबा, कोलंबिया और पूरे यूरोप को बात बात पर धमकाते हैं, जो ईरान के सबसे शक्तिशाली धार्मिक नेता अयतुल्ला अली खामनेई को चेतावनी देते हैं कि उनके पास खामनेई के बेडरूम की लोकेशन भी मौजूद है, उन्हें खुद हत्या का डर सता रहा है। दुनिया को डराने वाले ट्रंप खुद क्यों डरे हुए हैं? ऐसा क्या हुआ कि वो सारी दुनिया को बता रहे हैं ईरान उनकी हत्या करवा सकता है? मित्रों, ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही अमेरिका की सेना को बता दिया है कि अगर उनकी हत्या हो जाए तो ईरान को किस तरह तबाह करना है। यानी व्हाइट हाउस में बैठकर ट्रंप ने अपनी हत्या की साजिश के साथ साथ प्रतिशोध की स्क्रिप्ट भी लिख ली। मित्रों, ये बताता है ट्रंप बेहद डरे हुए हैं। आज आपको ट्रंप के इस डर की असली वजह भी जाननी चाहिए और इस बयान का असली मतलब भी समझना चाहिए। आज आपके लिए ये जानना भी जरूरी है, क्या वाकई ईरान सबसे मजबूत सुरक्षा घेरे में रहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या करवा सकता है? ईरान के अंदर कौन कौन सी एजेंसियां इस साजिश को अंजाम दे सकती है और ईरान से आए किन बयानों को ट्रंप अपनी हत्या की साजिश से जोड़ रहे हैं? अब पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। जनवरी 2026 में, यानी एक महीने पहले, ईरान के सरकारी टीवी पर एक आक्रामक संदेश प्रसारित किया गया। स्क्रीन पर जुलाई 2024 की वो तस्वीर दिखाई गई जिसमें पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली के दौरान गोली लगने के बाद ट्रंप घायल दिखाई दे रहे थे। उस पर लिखा था, इस बार गोली निशाने से नहीं चूकेगी। सारी दुनिया को पता है ईरान की सरकारी टीवी पर पूरी तरह इस्लामिक शासन का नियंत्रण है, इसीलिए तेहरान की ओर से ट्रंप के खिलाफ इसे सबसे स्पष्ट धमकी कहा जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने भी अमेरिका को बड़ी धमकी दी। खामनेई ने कहा, अगर अमेरिका या उसके सहयोगी ईरान पर हमला करते हैं तो जवाब ऐसा होगा जिसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी अमेरिका से दूसरे राउंड की वार्ता के बाद आक्रामक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी आक्रामक कार्रवाई के खिलाफ खुद की रक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमले के परिणाम सीमाओं से बाहर तक जाएंगे। हालांकि खामनेई और अराक्ची ने सीधे सीधे ट्रंप पर हमला करने की बात नहीं कही, लेकिन ट्रंप दावा कर रहे हैं अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने उनको बताया है ईरान ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है। ट्रंप ने इसकी संभावित वजह भी खुद बताई। ट्रंप के मुताबिक ईरान उनकी हत्या इसलिए करवाना चाहता है क्योंकि वो ईरान को तेल नहीं बेचने दे रहे। इसके अलावा ईरान ट्रंप को अपने परमाणु कार्यक्रम का सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और ट्रंप के लगाए प्रतिबंधों की वजह से ईरान की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है। यानी ईरान की सारी परेशानियों की वजह सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है। मित्रों, ट्रंप ईरान द्वारा अपनी हत्या की साजिश की आशंका से इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने साफ साफ कह दिया, अगर ईरान ने ऐसा सोचा भी तो ईरान में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन यहां पर आपके दिमाग में एक सवाल और उठ रहा होगा, क्या वाकई दुनिया में सबसे मजबूत सुरक्षा वाले व्यक्ति की हत्या करवाई जा सकती है? क्या ईरान के पास इतनी काबिलियत है कि उसके एजेंट वॉशिंगटन में ट्रंप के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे सकें? आज आपको ईरान की उन खुफिया एजेंसियों के बारे में भी जानना चाहिए जो देश के बाहर जाकर हाई प्रोफाइल टारगेट पर निशाना साधती हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है ईरान की खुफिया एजेंसी MOIS, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी का। अगर मोसाद इजराइल के दुश्मनों को दुनिया भर में तलाश करके खत्म करती है तो ईरान के लिए MOIS यही काम करती है।
MOIS विदेशों में रह रहे ईरान के असंतुष्टों की निगरानी भी करती है और जरूरत पड़ने पर उनको खत्म भी कर देती है। कूटनीतिक और गुप्त नेटवर्क के जरिए यह एजेंसी हाई प्रोफाइल लोगों की जानकारी इकट्ठा करने में माहिर है। लेकिन ट्रंप ईरान की जिस संभावित साजिश से डर रहे हैं, उसे ईरान की सबसे खतरनाक एजेंसी कुद्स फोर्स रच सकती है। कुद्स फोर्स IRGC की विदेशी ऑपरेशन शाखा है, जिसे देश से बाहर दुश्मनों को खत्म करने के लिए तैयार किया गया है। यह एजेंसी विदेशों में सीक्रेट मिशन, हथियारों की सप्लाई और आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए बदनाम है। आपको याद होगा, ट्रंप के आदेश पर वर्ष 2000 में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन अटैक से मार दिया गया था। जनरल कासिम सुलेमानी 1998 से 2020 तक इसी कुद्स फोर्स का सर्वोच्च कमांडर रहा था। यानी ट्रंप पर संभावित हमला कुद्स फोर्स के लिए सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि सबसे बड़ा बदला भी हो सकता है। यही वजह है अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को कुद्स फोर्स ट्रंप की जान लेने के लिए सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है। आज आपको कुद्स फोर्स की सबसे खतरनाक यूनिट 840 के बारे में भी जानना चाहिए, जिसके बारे में कहा जाता है इसकी गतिविधियों के बारे में इसके एजेंट्स के साए को भी पता नहीं चलता है। यूनिट 840 कुद्स फोर्स की सबसे गोपनीय सेल है, जो विदेशों में हाई वैल्यू को टारगेट्स जो हैं उनको निशाना बनाती है। यूनिट 840 अपने टारगेट को निशाना बनाने के लिए किराए के हथियारों को सुपारी भी देती है। इस यूनिट ने अमेरिका के पूर्व NSA जॉन बोल्टन की हत्या की साजिश रची थी। इसके लिए पेशेवर हत्यारे को $10 लाख की पेशकश की गई थी। हालांकि साजिश सफल नहीं हो पाई। पश्चिमी देशों में हत्या की साजिश के लिए यूनिट 840 मैक्सिकन ड्रग कार्टेल जैसे आपराधिक नेटवर्क से संपर्क साध चुकी है। यूनिट 840 के एजेंट भेष बदलकर घुसपैठ करने में माहिर हैं। पूर्व ईरानी प्रधानमंत्री शापूर बख्तियार के घर में एजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसायी बनकर दाखिल हुए और उनकी हत्या कर दी। अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में यूनिट 840 ने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए भर्ती की और टारगेट्स को खत्म कर दिया। इसके अलावा ईरान की इस यूनिट के एजेंट सीधे खुले स्थान पर टारगेट को स्नाइपर राइफल से गोली मारकर भी खत्म कर देते हैं। इसका मतलब ईरान की खुफिया एजेंसी MOIS और कुद्स फोर्स के पास विदेशों में हाई प्रोफाइल टारगेट को खत्म करने का अनुभव है। इससे पहले जर्मनी, इराक, कनाडा जैसे देशों में ईरान की एजेंसियां सफल ऑपरेशन भी कर चुकी हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप की सुरक्षा बेहद कड़ी है और उन पर हमले का परिणाम काफी घातक हो सकता है, जिसकी चेतावनी ट्रंप दे चुके हैं। हालांकि इससे पहले 3 बार ट्रंप की हत्या की साजिश रची जा चुकी है, लेकिन तब वो पूर्व राष्ट्रपति और चुनाव में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी थे। ट्रंप पर सबसे पहले 13 जुलाई 2024 के दिन पेंसिल्वेनिया में चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा हमला हुआ। रैली के दौरान 20 साल के हमलावर थॉमस मैथ्यू ने ट्रंप पर राइफल से गोली चलाई, जो ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई। इस हमलावर को सीक्रेट सर्विस ने मार गिराया, लेकिन अधिकारियों ने कहा उसका ईरान से संबंध नहीं था। 15 सितंबर 2024 को फ्लोरिडा में गोल्फ कोर्स के पास एक हथियारबंद व्यक्ति पकड़ा गया। एजेंसियों के मुताबिक वो ट्रंप पर हमला करने आया था, लेकिन इसका भी विदेशी संपर्क नहीं मिला। इसके बाद नवंबर 2024 में अमेरिकी न्याय विभाग ने ट्रंप की हत्या की कथित ईरानी साजिश का खुलासा किया। यह साजिश सफल नहीं हो पाई। फिलहाल यह मामला कोर्ट में है। मित्रों, इससे पहले अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है, जिसमें अब्राहम लिंकन, जेम्स ए गारफील्ड, विलियम मैकिनले और जॉन F कैनेडी का नाम शामिल है। लेकिन इन सभी हत्याओं में किसी विदेशी एजेंसी का नाम सामने नहीं आया था। लेकिन इस बार ट्रंप ने ईरान पर अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है, जिसका साफ मतलब है ईरान के चारों तरफ सबसे शक्तिशाली हथियारों को तैनात करने के बावजूद उसका सरेंडर नहीं करना। अब ट्रंप को डर सता रहा है। डीएनए मित्रों, जिस महायुद्ध से ट्रंप डरे हुए हैं उसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी, लेकिन अब हम उस महायुद्ध का विश्लेषण करेंगे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है। यह महायुद्ध मुन्ना भाई के खिलाफ है, यूपी के नकल माफियाओं के खिलाफ है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में आज से बोर्ड एग्जाम शुरू हुए। 53 लाख परीक्षार्थी राज्य के 75 जिलों में बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। यानी बोर्ड परीक्षा में इस बार 53 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर है और उनकी प्रतिभा की सुरक्षा की गारंटी योगी सरकार ने ली है। पेपर लीक और नकल माफियाओं की चुनौतियों के बीच इस बार बोर्ड एग्जाम की तैयारी युद्ध स्तर पर की गई है। एनकाउंटर करने वाली फोर्स को एग्जाम के मैदान में उतार दिया गया है। आज आपको सबसे पहले नकल विरोधी इस मेगा ऑपरेशन के बारे में जानना चाहिए, ताकि आप समझ पाएं कि क्यों हम इसे महायुद्ध कह रहे हैं। नकल रोकने के मकसद से बोर्ड परीक्षा के लिए यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स
यानी एसटीएफ को तैनात किया गया है। यानी जिस फोर्स को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है, जिस फोर्स का काम अपराधियों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ना है, जिसकी बदौलत प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा कामयाब हुआ, उस फोर्स को बोर्ड एग्जाम में बड़े स्तर पर उतारा गया है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी यूपी पुलिस की खुफिया इकाई का सहारा लिया जा रहा है। एसटीएफ और एलआईयू के अलावा पहली बार क्विक रिस्पांस टीम यानी क्यूआरटी का भी गठन किया गया है। साथ ही साथ साइबर सेल को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। जो जिले नकल के लिए कुख्यात माने जाते हैं, उन्हें संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। जिन परीक्षा केंद्रों पर नकल की आशंका सबसे ज्यादा है, उन्हें संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित किया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। संवेदनशील जिलों के 1000 से ज्यादा मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर रखा गया है। किसी का नंबर सर्विलांस पर तब डाला जाता है जब उस पर शक होता है, यानी जिन लोगों का नंबर सर्विलांस पर रखा गया है उन पर नकल कराने का शक पहले से है। इनमें स्कूल से जुड़े हुए लोग भी हैं। इनकी एक एक कॉल पर अब नजर रखी जा रही है। साथ ही नकल की अफवाह फैलाने पर एफआईआर दर्ज भी की जाएगी। सोचिए, जो स्पेशल टास्क फोर्स खूंखार अपराधियों का एनकाउंटर करने के लिए है, उसे नकल रोकने के लिए तैनात किया गया। जो एलआईयू आतंकवादी गतिविधियों की टोह लेती है, उसे नकल की गतिविधियों की जानकारी जुटाने के लिए लगाया गया है। जिन लोगों पर नकल कराने का शक है, उनकी बातचीत पर नजर रखी जा रही है। यही वजह है कि यूपी में इस बार की बोर्ड परीक्षा को नकल के खिलाफ महायुद्ध कहा जा रहा है। जैसे आतंकवाद विरोधी अभियान को अंजाम दिया जाता है, उसी तर्ज पर नकल विरोधी अभियान को पूरा किया जा रहा है। जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई, उसी तरह नकल माफिया को भी ध्वस्त करने की फुल प्रूफ प्लानिंग की गई। नकल रोकने के लिए राज्य के कोने कोने में फैले परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है। डीएनए मित्रों, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा था, शिक्षा वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन नकल माफिया शिक्षा व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार कर दुनिया को बदलने की ताकत रखने वाले इस हथियार को खोखला कर रहा है। इसका असर न केवल छात्रों पर बल्कि पूरे समाज और देश की प्रगति पर पड़ता है। यही वजह है कि इस बार योगी फोर्स ने बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल को जड़ से मिटाने की तैयारी की है। परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई है, ये जानने से पहले आपको यूपी बोर्ड परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी पता होनी चाहिए। डीएनए मित्रों, यूपी में बोर्ड परीक्षा आज यानी 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेगी। 10वीं की बोर्ड परीक्षा 8033 केंद्रों पर हो रही है, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा 7998 केंद्रों पर हो रही है। 10वीं में कुल 27,61,696 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं इंटरमीडिएट में 25,76,082 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस तरह कुल मिलाकर 53 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी यूपी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। बोर्ड परीक्षा को नकल मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस बार परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे परीक्षा हॉल और प्रश्न पत्र रखने की जगह यानी स्ट्रांग रूम में लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे में वॉइस रिकॉर्डिंग की सुविधा है। प्रश्न पत्र का पैकेट खोलने से लेकर परीक्षा खत्म होने तक सीसीटीवी से लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य स्तर पर लखनऊ के कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है। लखनऊ के कंट्रोल रूम से कैसे ये कदम हो रहा है, कैसे ये काम हो रहा है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट अब आपको ध्यान से देखनी चाहिए। यूपी बोर्ड का एग्जाम शुरू हो चुका है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो लखनऊ के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में ये कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से बकायदा हर रूम पर मॉनिटरिंग की जा रही है। आप तस्वीर देखिए तो ये मैनपुरी का कंट्रोल रूम है। यहाँ से ये रूम है और यहाँ पर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। यहीं से बैठकर देखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, नकल ना हो। हर रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं बकायदा वॉइस रिकॉर्डर के साथ। यूपी के 75 जिले, 8033 परीक्षा केंद्र, सब जगहों की यहीं से मॉनिटरिंग की जा रही है। मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, संभल, सबकी मॉनिटरिंग यहाँ से की जा रही है। यहाँ पर देखिए बच्चे एग्जाम देने बैठे हुए हैं। उत्तर पुस्तिकाएं बच्चों को दे दी गई हैं, यहीं से देखा जा रहा है और जो कमियां हो रही हैं उसको यहाँ पे नोट डाउन भी किया जा रहा है। पूरे प्रदेश के सारे परीक्षा केंद्रों पे यहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है और यहाँ पर 70 सिस्टम के माध्यम से जो है ये सारे कंप्यूटर जितने सेंटर हैं हमारे 8033 उनको देखा जा रहा है। हर परीक्षा केंद्र पे हर रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे? यस, सब जगह लगे हुए हैं और सब वॉइस रिकॉर्डर से जुड़े हुए हैं।
अगर कोई गड़बड़ी होती है तो क्या यहीं से इंस्ट्रक्शन दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि यूपी में बोर्ड परीक्षा कराने वाली संस्था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद न केवल भारत बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षा बोर्ड है। जितने छात्र यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड परीक्षा में बैठते हैं उतने किसी भी दूसरे बोर्ड में नहीं है। सीबीएसई से जुड़े स्कूल भले ही पूरे देश में हो, लेकिन यूपी बोर्ड के बराबर छात्र यहां भी नहीं है। यूपी बोर्ड में जहां 27 लाख से ज्यादा छात्र 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, वहीं सीबीएसई बोर्ड में 10वीं की परीक्षा देने वाले छात्र 25 लाख से थोड़ा ज्यादा है। यूपी बोर्ड में जहां 25 लाख से ज्यादा छात्र 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, वहीं सीबीएसई बोर्ड में 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र 19 लाख से कम हैं। यानी 10वीं और 12वीं मिलाकर 53 लाख से ज्यादा छात्र यूपी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। वहीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्र 43,60,000 के आसपास हैं। सीबीएसई की तुलना में यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद में लगभग 10 लाख ज्यादा छात्र बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। मित्रों समझिए, जितने छात्र यूपी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, दुनिया के लगभग 120 देशों की आबादी उससे कम है। न्यूजीलैंड और कुवैत की आबादी भी यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों से कम है। वहीं नॉर्वे की आबादी लगभग इसके बराबर ही है। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर बोर्ड परीक्षा कराना कोई आसान काम नहीं है। इसमें गलतियों की संभावना बनी रहती है। एक छोटी सी गलती का नकल माफिया फायदा उठा सकता है। इसके कारण पेपर लीक हो सकता है। मेरिट वाले छात्रों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि बोर्ड परीक्षा के लिए इतनी बड़ी तैयारी की गई है ताकि छात्रों किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। डीएनए मित्रों, नकल माफिया को परीक्षा से दूर रखने के लिए राज्य के 75 में से 18 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है। इसके अलावा 222 परीक्षा केंद्रों को अति संवेदनशील और 683 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया। चुनाव की तरह ही यूपी में बोर्ड परीक्षा के दौरान भी संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों या जिलों की पहचान की गई है। ये वो जिले या परीक्षा केंद्र हैं जहां नकल माफिया के सक्रिय होने की आशंका सबसे ज्यादा है। यहां पिछले वर्षों में नकल, पेपर लीक की कोशिश या दूसरी हेराफेरी के मामले ज्यादा सामने आए थे। यही वजह है कि उन केंद्रों की पहचान पहले से करके रखी गई है ताकि नकल माफिया वहां हेराफेरी की कोशिश नहीं कर सके। सुरक्षा के इन उपायों के अलावा भी नकल और पेपर लीक रोकने के लिए कई और कदम उठाए गए हैं। नई आंसर शीट की छपाई केवल सरकारी प्रेस में ही कराई गई है। निजी प्रेस को इस प्रक्रिया से दूर रखा गया है ताकि गोपनीयता बनी रहे। आंसर शीट को अलग अलग रंगों में तैयार किया गया है ताकि उनकी पहचान आसान हो और गड़बड़ी की संभावना ना रहे। आंसर शीट के हर पन्ने पर माध्यमिक शिक्षा परिषद का मोनोग्राम है, जिसकी कॉपी करना लगभग असंभव है। मित्रों, इन कठोर कदमों का नतीजा है कि पहले दिन केवल 3 परीक्षार्थी ही नकल करते हुए पकड़े गए। साथ ही 3 लाख से ज्यादा छात्रों ने बोर्ड की परीक्षा छोड़ दी। डीएनए मित्रों, यूपी वो राज्य है जहां नकल एक संगठित अपराध बन गया था। इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। 1992 में कल्याण सिंह सरकार के दौरान नकल विरोधी कानून लाया गया था, जिसमें नकल के खिलाफ बेहद सख्त प्रावधान किए गए थे। इसकी वजह से लाखों छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी और 10वीं की बोर्ड परीक्षा में केवल 15% छात्र पास हुए। लेकिन समाजवादी पार्टी बीएसपी की सरकार बनने पर इसे रद्द कर दिया गया। 1998 में एक और कानून बनाया गया, लेकिन परीक्षा में नकल और पेपर लीक को रोक पाने में यह सफल नहीं रहा। यही वजह है कि 2024 में योगी सरकार ने बेहद सख्त कानून बनाया है। डीएनए मित्रों, छात्रों के भविष्य को बचाने और नकल माफिया पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 2024 में योगी सरकार ने एक नया कानून बनाया। इस नकल विरोधी कानून में बेहद सख्त प्रावधान किए गए। इस कानून में नकल को संगठित अपराध घोषित किया गया है। पेपर लीक कराने या नकल का गिरोह चलाने पर उम्र कैद की सजा और 1 करोड़ तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। साथ ही परीक्षा रद्द होने पर सरकार को हुए खर्चे की भरपाई भी गुनहगारों को ही करनी होगी। ये कानून इसी साल पूरी तरीके से लागू किया गया है। डीएनए मित्रों, यहां यह भी बताना जरूरी है कि भारत में नकल और पेपर लीक बड़ी समस्या बनती जा रही है। पिछले 5 वर्षों के दौरान 40 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। एक पेपर लीक से औसतन 20 से 30 लाख छात्र प्रभावित होते हैं। सोचिए, 40 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, इसका मतलब 8 करोड़ से लेकर 12 करोड़ युवाओं पर इसका असर पड़ा होगा। यही वजह है कि केंद्र सरकार को भी 2024 में नकल और पेपर लीक के खिलाफ एक कानून बनाना पड़ा। डीएनए मित्रों, परीक्षा में नकल रोकने के लिए अक्सर इंटरनेट भी बंद करना पड़ता है।
इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि आज के समय में इंटरनेट के बिना जिंदगी मुश्किल है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि नकल सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, दुनिया के कई देश इससे प्रभावित हैं। चीन में गाकाओ यानी नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के दौरान हर साल सैकड़ों गिरफ्तारियां होती हैं। वहां छात्र नकल के लिए हाईटेक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। चीन में भी नकल के खिलाफ सख्त कानून है, पकड़े जाने पर 7 साल की जेल का प्रावधान है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में 2024 में 70% छात्रों ने नकल की बात स्वीकार की। पाकिस्तान में भी भारत की तरह पेपर लीक और सॉल्वर गैंग सक्रिय है। रूस की बात करें तो 2023 में 1,500 से ज्यादा नकलची छात्रों पर कार्रवाई की गई। अमेरिका में भारत की तरह सामूहिक नकल तो नहीं होती, लेकिन अमीर लोग पैसे देकर सिस्टम को खरीदते हैं। वहां 2019 तक कॉलेज एडमिशन स्कैंडल काफी चर्चित हुआ था। यानी मित्रों, नकल की इस अंतर्राष्ट्रीय समस्या के लिए यूपी सरकार की तरफ से सख्ती का यह मॉडल स्वागत योग्य कदम है। यह छात्रों के भविष्य की बेहतरी के लिए किया गया उपाय है, जिसे दूसरे राज्यों में भी लागू किया जाना चाहिए। नकल का संक्रमण सेकेंडरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक फैला हुआ है। फर्क यह है कि सेकेंडरी एजुकेशन से नकल को खत्म करने के लिए सरकार युद्ध लड़ रही है, लेकिन हायर एजुकेशन में व्यवस्थापक ही नकल कर रहा है। और वो नकल कर कहां रहा है? वो नकल कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रदर्शनी, उस एआई के महाकुंभ में जो ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा सम्मेलन है, जहां विश्व भर के तकनीकी विशेषज्ञ जुटे हैं, जहां पर हिंदुस्तान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शक्ति की बात हो रही है। वहां पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसका नाम गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, वो दूसरे के आविष्कार को अपना बताकर देश की साख पर बट्टा लगा रही है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भारत की विश्व गुरु वाली छवि पर कालिख पोतने का पाप किया है। मित्रों, इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि जब देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खुद को मजबूत स्थिति में रख रहा है, तब एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के इस महापाप को आधार बनाकर कुछ लोग भारत की मेजबानी वाले एआई सम्मेलन पर ही सवाल उठा रहे हैं। इसलिए आज हम एआई समिट को डिरेल करने की और बदनाम करने की कोशिश करने वालों की वैचारिक मरम्मत करेंगे। मित्रों, जिस एआई के महाकुंभ में दुनिया भर के 200 से ज्यादा डेलीगेट शामिल हो रहे हैं, वहां पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी को भी एक स्टॉल लगाने का अवसर मिला था। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसमें 40,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं और वहां टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों मिलाकर 200 से ज्यादा प्रोग्राम की पढ़ाई होती है। देश की 15वीं सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इसकी जगह है, लेकिन मित्रों, देश की टॉप 15 यूनिवर्सिटी में शामिल गलगोटिया को एआई समिट में स्टॉल लगाने का मौका मिला तो इसने अपने स्टॉल पर ड्रोन, रोबोट सब कुछ रखा। यूनिवर्सिटी के फैकल्टी बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कैमरे के सामने झूठा दावा करने लगे कि यह आविष्कार उनकी यूनिवर्सिटी में हुआ है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि एक ड्रोन को लेकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह ने क्या दावा किया। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है। और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बच्चे इस एरिना के अंदर गेम्स खेलते हैं, इसको फ्लाई करते हैं, अपनी फ्लाइंग स्किल्स को एनहांस करते हैं और नए तरीके से और इसको और ज्यादा मजबूती से और एनहांस फीचर्स के साथ डेवलप कर रहे हैं। आपने मैडम का कॉन्फिडेंस देखा, आत्मविश्वास देखा, कितना हाई था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ये मैडम देश को, दुनिया को, मीडिया को, सबको गुमराह कर रही थी, क्योंकि जिस आविष्कार को ये अपना बता रही थी वो आविष्कार इनका है ही नहीं, वो चीन का है। और चीन तो ऐसे मौकों की तलाशता रहता है जिससे भारत की छवि खराब की जा सके, और ये मौका गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इन मैडम ने चीन को दे दिया। चीन ने मैडम के दावे को फर्जी बताने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। इस ड्रोन का नाम, पहचान और दाम सब कुछ दिखाकर चाइनीज न्यूज के एक सोशल मीडिया हैंडल पर दावा किया गया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ये प्रोफेसर झूठ बोल रही हैं। जिसे वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का आविष्कार कह रही हैं, वो ड्रोन चाइनीज है। इसी प्रोफेसर ने एक रोबोट को भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल बताया, जिसे चीन ने सबूतों के साथ खारिज कर दिया। जब यूनिवर्सिटी का झूठ पकड़ा गया, तब वही प्रोफेसर कह रही हैं कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब आप सोचिए, यह हमारे देश में एक सबसे बड़ा फिक्स जुमला है। वैसे तो विशुद्ध रूप से नेता
ये बातें करते हैं और नेता ही अमूमन इस तरीके के जुमलों का इस्तेमाल करते हैं जब पकड़े जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं। अरे हमारी बात मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आज ये मैडम प्रोफेसर साहिबा भी बिल्कुल वही भाषा के साथ कैमरे के सामने आई, उन्होंने बताने की कोशिश की, तोड़ मरोड़ कर पेश किया। यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने किस आत्मविश्वास के साथ चाइनीज रोबोट को पहले अपना कहा और फिर उसी आत्मविश्वास के साथ किस तरह सफाई दी, पहले वो दोनों आपको सुनना चाहिए। आपको ओरायन से मिलना चाहिए और इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हम पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो 350 करोड़ रुपए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट कर रही है। इन्वेस्टिंग मोर देन 350 करोड़ रुपीस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंट्रोवर्सी के लिए किसी एक इंसान को आप कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? किसी का कहा हुआ ठीक तरह से समझा नहीं गया, किसी का वापस समझाया हुआ को ठीक तरह से डिकोड नहीं किया गया, इसके लिए कोई एक इंसान कभी जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। उसकी इमेज को टार्निश करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े रिस्पॉन्सिबली अपने शब्दों का चयन करें। ये कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। वैसे मैं एक बार जरूर फिर से कहूंगा कि आप इनका पुराना बयान जरूर सुनवाइए जिसमें ये बता रही थी कि ये देखिए हमारा है, गलगोटिया ने बनाया है। लेकिन फिर भी आप एक बार सुन लीजिए किस आत्मविश्वास के साथ में पहले तो एक झूठ बोला और उसके बाद में नेताओं की तरह दूसरा झूठ बोलने का उन्होंने बड़ा ही आत्मविश्वास से भरा हुआ अंदाज दिखाया। एक बार सुन लीजिए पहले क्या बोला था। आपको ओरायन से मिलना चाहिए और इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हम पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो 350 करोड़ रुपए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट कर रही है। इन्वेस्टिंग मोर देन 350 करोड़ रुपीस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंट्रोवर्सी के लिए किसी एक इंसान को आप कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? किसी का कहा हुआ ठीक तरह से समझा नहीं गया, किसी का वापस समझाया हुआ को ठीक तरह से डिकोड नहीं किया गया, इसके लिए कोई एक इंसान कभी जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। उसकी इमेज को टार्निश करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े रिस्पॉन्सिबली हम अपने शब्दों का चयन करें। ये कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। सुना आपने, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ये प्रोफेसर एक तो सरासर झूठ बोल रही है, ऊपर से शब्दों का अर्थ समझा रही है। ये कम्युनिकेशन विभाग की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। ये संवाद करना पढ़ाती और सिखाती हैं। हो सकता है कई पत्रकार जो अभी इनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों, सीख रहे हों, उनको यही सिखाती और पढ़ाती हूँ। कम्युनिकेशन की ये प्रोफेसर है। लेकिन जिस तरह से क्लास में अपने बच्चों को संवाद पढ़ाती हैं, उसी तरह से पत्रकारों को भी संवाद करने की कोशिश कर रही है। इनको लगा ये अपने संवाद से मीडिया और पत्रकारों को, देश को गुमराह कर देंगी, इसलिए ये शब्द पर अधिक जोर दे रही है, बातों को घुमा रही है, देश के लोगों को अपने क्लास के बच्चे और यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट की तरह समझ रही है कि क्लास में कुछ बोल दिया, बच्चों ने पकड़ लिया तो उसे गोल गोल घुमा दिया। ऐसे जब मीडिया के कैमरे ने आपके सच को पकड़ लिया, उसके बाद आपसे जब उसकी सफाई पूछी तो शब्दों के जरिए गोल गोल घुमा दिया। बड़े अफसोस की बात है। लेकिन ये नहीं जानती कि शब्दों के चयन में हेरफेर इन्होंने ही किया, फर्जी दावे इन्होंने ही किए, जिससे बदनामी पूरे देश की हुई। गलगोटिया यूनिवर्सिटी और उनकी प्रोफेसर की वजह से भारतीय प्रतिभा का लोहा मानने वाली दुनिया में भारत की छवि को नुकसान पहुंचा है। इन्होंने दुनिया में भारत की जग हंसाई करवाई है। इन्होंने और इनकी यूनिवर्सिटी ने जानबूझकर चीन के रोबोट और ड्रोन को अपना आविष्कार बताया। इनकी यूनिवर्सिटी ऐसा ड्रोन या रोबोट नहीं बना सकती। वो क्या बना सकती है, वो हम आपको दिखाते हैं। मेरी बाईं तरफ जो आप ड्रोन देख रहे हैं, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का आविष्कार है। थर्माकोल में टेप लगाकर उसे वायर से बांधकर ड्रोन की तरह बना दिया। ये सच्चाई है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की, जो ठीक से एक डमी भी नहीं बना सकती। हमारे संवाददाता एआई समिट में मौजूद हैं। मेड इन चाइना वाला फर्जीवाड़ा करने वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी के थर्माकोल वाले ड्रोन के आविष्कार पर हमारी ये रिपोर्ट आज आपको जरा ध्यान से देखनी चाहिए। ये भी इसी जगह पर था जो रखा गया था और इसको बाकायदा। रंजन, हम एक बात बताइए, हम जरा फिर से इसको दिखाते हैं कि ये जो है बड़ा करामाती जो है गलगोटिया के लोगों ने बनाया है और ये बड़ा हल्का है। देखिए, हम अगर इसको लें रंजन तो जरा इस तरह से देखिए, तो ये बड़ा हल्का है। तो वैसे अगर तकनीकी होती, आवाज तो इसमें आ रही है, बस वही आवाज ही कर रहा है, काम कुछ नहीं है इसका। हाँ। बस आवाज करना तो काम है। रंजन, आप यहाँ देखने आए तो अभी आपको कहाँ यहाँ पीछे मिल गया? हम तो आए थे वो वाला देखने, हाँ। चाइना वाला, सही वाला। चाइना वाला। अब वो बोले कि वो तो लेके जल्दीबाजी में निकल गए। अब ये बेचारा उधर
सोफे के नीचे गलगोटिया का गिर 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 कर रहा था। अब जब मैंने इसको उठाया तो देख रहा हूँ कि ये तो थर्माकोल का है, कुछ है ही नहीं इसमें। ये थर्माकोल है, ये देखिए पूरा थर्माकोल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टूडेंट को सिखाते क्या होंगे और क्या पढ़ाते होंगे और किस तरह से दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। सोचिए, जो यूनिवर्सिटी कायदे से एक थर्माकोल का ड्रोन नहीं बना सकती, उसके प्रोफेसर कैमरे के सामने डंके की चोट पर दावा करती हैं कि उनके कैंपस में ड्रोन बन रहा है, उनके कैंपस में रोबोट बन रहे हैं। और जब उनके झूठे दावों की पोल खुल जाती है तो ये सफाई भी ऐसे देने लगती हैं जिसे सुनकर कई नेता भी एक बार सोच में पड़ जाएं। मित्रों, यूनिवर्सिटी की सच्चाई जब सामने आई तो एआई समिट से उसे हटने के लिए कहा गया। पहले लाइट काटी गई और कहा गया कि चले जाएं, लेकिन ये जाने के लिए तैयार ही नहीं हुए, नहीं हटे तो सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर जबरदस्ती एआई समिट से गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल को हटाना पड़ा। सोचिए, जिन्होंने देश को बदनाम करने में रत्ती भर भी कमी नहीं छोड़ी, जिन्होंने एआई समिट को डिरेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और जब वैश्विक मंच पर चोरी पकड़ी गई तो कैसे अड़े रहे। इनकी आंखों में पानी नहीं, पूरा देश शर्मिंदा है, लेकिन जिन्होंने ये महापाप किया उन्हें कोई शर्म नहीं, कोई मलाल नहीं। इनकी आंखों का पानी किस तरह सूख चुका है उसे ऐसे समझिए कि यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी कर दिया जिसमें माफी मांगी, लेकिन मित्रों उस माफी में भी घालमेल कर दिया। यूनिवर्सिटी का कहना है कि जो मैडम दावा कर रही थी कि ड्रोन और रोबोट उनके कैंपस में बना है, वो अति उत्साह में बोल गई। सोचिए, जो नेहा सिंह कम्युनिकेशन की प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी प्रबंधन का दावा है कि वो अति उत्साह में चाइनीज रोबोट और ड्रोन को गलगोटिया का आविष्कार बता गई। एक संवाद की प्रोफेसर से अगर संवाद करने में गलती हुई है तो यह तो और भी बड़ा अपराध है। इस अपराध के लिए उन पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। मित्रों, देश को बदनाम करने के गुनाह में गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर भी एक्शन होना चाहिए। मित्रों, एआई समिट से इस यूनिवर्सिटी का स्टॉल हटा दिया गया, लेकिन सवाल है क्या इतना काफी है? हो सकता है कि आगे यूनिवर्सिटी प्रशासन चाइनीज ड्रोन और रोबोट को मेड इन गलगोटिया बताने वाली प्रोफेसर पर भी एक्शन ले ले, लेकिन क्या इससे देश की साख पर जो बट्टा लगा उसकी भरपाई होगी? क्या दुनिया के सामने फर्जीवाड़ा करने वाली यूनिवर्सिटी पर ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो नकलची और तकनीकी चोरों के लिए उदाहरण बने? क्योंकि यह कोई पहला मामला नहीं है जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने फर्जीवाड़ा किया हो। 2011 में ये यूनिवर्सिटी बनी और 2010 ही इसके फर्जीवाड़ा की इसमें शुरुआत हो गई। हम आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कुछ पुराने ऐसे कर्म बता भी देते हैं। 2010-12 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के संस्थापक सुनील गलगोटिया ने 120 करोड़ रुपए लोन लिए थे। ये लोन उन्होंने फर्जी दस्तावेज दिखाकर लिए। 2011 में जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी शुरू हुई तब हॉस्टल की झूठी गारंटी दी। एडमिशन कराने के बाद जब छात्र रहने के लिए हॉस्टल आए तो उन्हें रहने के लिए कैंपस से 14 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। जालसाजी, धोखाधड़ी, धन का दुरुपयोग और छात्रों से वसूली के मामले में सुनील गलगोटिया, उनकी मां, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए। सुनील गलगोटिया के बेटे ध्रुव गलगोटिया, जो इस वक्त गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सीईओ हैं, वो 14 दिन तक जेल बिता चुके हैं जेल में। 2020 में कोविड के दौरान छात्रों से पूरी फीस वसूली, यहां तक कि अतिरिक्त पैसे भी लिए। 2024 में छात्रों को राजनीति का मोहरा बनाया, छात्रों को सियासी प्रदर्शन में उतार दिया। 2024 में अपने ही एक छात्र को 1.5 करोड़ का प्लेसमेंट दिलवाने का झूठा दावा भी किया। ये यूनिवर्सिटी के महज 15 साल का हमने आपको रिकॉर्ड दिया। अब तक छात्रों से, अभिभावकों से, लोन लेने वालों से झूठ बोलती रही। वहीं यूनिवर्सिटी वैश्विक मंच पर झूठ बोलती पकड़ी गई। ना सिर्फ पकड़ी गई बल्कि खुद को पीड़ित बताने की कोशिश भी कर रही है। इतना बड़ा धोखा करने के बावजूद कोई डर नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। ये आश्वस्त हैं कि इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इन्हें आश्वासन है। ये ऑक्सीजन कहां से आती है अब वो भी सुनिए। ये जानते हैं कि फीस के नाम पर धोखा किया है, कुछ नहीं हुआ। ये जानते हैं कि पढ़ाई के नाम पर धोखा करते हैं, कुछ नहीं हुआ। ये जानते हैं कि प्लेसमेंट के नाम पर झूठ बोला, कुछ नहीं हुआ। जिस तरह ये नए बच्चों के अभिभावकों के साथ सफाई से झूठ बोलते हैं, उसी तरह एआई समिट में ये पाप करने के बाद देश से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य यह है कि इस अनैतिकता और बौद्धिक बेईमानी को भी कुछ लोग सियासी हथियार बना रहे हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े को आधार बनाकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत की प्रतिभा और डेटा का उपयोग करने के बजाय एआई शिखर सम्मेलन अव्यवस्थित तरीके से पीआर का तमाशा बन गया। भारतीय डेटा बिक्री के लिए उपलब्ध है और चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बाद कांग्रेस ने भी पोस्ट किया कि मोदी सरकार ने देश की छवि को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। उन्होंने एआई को मजाक बनाकर रख दिया है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है।
राहुल गांधी देश के बहुत बड़े नेता हैं, इस वक्त संसद में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। उन्हें जानना चाहिए कि एआई समिट किसी एक यूनिवर्सिटी या फिर एक शख्स की नहीं है, ये बीजेपी या फिर सरकार की भी समिट नहीं है, ये पूरे देश का इवेंट है। ये देश की एआई शक्ति दिखाने वाली समिट है। इससे देश का गौरव बढ़ेगा, वैश्विक स्तर पर भारतीयों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सिर्फ एक स्टॉल पर चोरी की तकनीक की प्रदर्शनी से पूरे इवेंट पर सवाल उठा देना यह बिल्कुल भी जायज नहीं। राहुल गांधी या कांग्रेस को इससे बचना चाहिए था। इसमें दो राय नहीं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर एक्शन होना चाहिए। सरकार ने कहा भी है ऐसे फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी एक की गलती के कारण पूरे इवेंट पर सवाल उठाकर सियासत करने से भी बचना चाहिए। ये मित्रों, अब हम आपके सामने उस लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में दहशत फैला दी। पंजाब से अपराध की शुरुआत करने वाला लॉरेंस अब उत्तर प्रदेश से शूटर भर्ती कराता है और मुंबई में वारदात करवाता है। इसके बारे में कल हमने आपको विस्तार से बताया था, लेकिन आज हम आपको लॉरेंस की यूपी ब्रिगेड के परिवार से मिलवाएंगे। मित्रों, 17 दिन पहले लॉरेंस गैंग के शूटर्स ने डायरेक्टर प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की थी। मित्रों, कल हमने आपको बताया था कि रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों में से 6 आगरा के बाहा इलाके के हैं। आज हमारी टीम आगरा के बाहा पहुंची और हर आरोपी के घर वालों से बातचीत की। यह पहली बार है जब कोई न्यूज चैनल लॉरेंस गैंग के गुर्गों के दरवाजे तक पहुंचा है। मित्रों, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में पहला सवाल था, आरोपियों का लॉरेंस गैंग से क्या कनेक्शन है। इस सवाल का आरोपियों के परिजनों ने क्या जवाब दिया, यह आपको बेहद गौर से सुनना और समझना चाहिए। कैसा था लड़का? लड़का सही है, वो गलत तो नहीं था। तो उसके दोस्त लोग कुछ ऐसे संपर्क? दोस्त नहीं कि भैया हमें मालूम ना, देखो हम अपने बच्चे कैसे, दूसरे ही हमने कैसे किसी की फंसाया जा रहा है। हमको भी फंसाया जा, हमको भी फंसाया गया पहले, लेकिन हमें इन चोर में है नहीं। मेरे भैया को फंसाया गया है। किसने फंसाया? नाम नहीं जानते, पर गोलू नाम का लड़का बताया जा रहा है। हमारा भैया तो नौकरी करता था दिल्ली के अंदर कैंटीन का, पता नहीं कब ऐसी सोबत हो गई उसकी, सो इस काम में फंस गया। क्या उम्र रही उनकी? होगी 18-19-20 साल होगी। मित्रों, सुना आपने, दीपक से लेकर सोनू और विष्णु तक हर आरोपी के परिजन यही कह रहे हैं कि उनके भाई, बेटे या पोते किसी गैंग से नहीं जुड़े। सभी का कहना था ये लोग छोटी मोटी नौकरी करते थे और इन्हें बरगलाकर अपराध की भट्टी में झोंक दिया गया। मित्रों, आरोपियों के परिवारों की बातों से एक बात साफ हो जाती है कि लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े अपराधी एक खास पैटर्न के जरिए नौजवानों को अपने गैंग में भर्ती कर रहे थे। अब हम आपके सामने लॉरेंस गैंग के इसी पैटर्न का खुलासा करने जा रहे हैं। मित्रों, सभी आरोपी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से थे, यानी इन्हें पैसे और आलीशान जिंदगी का झांसा देकर गैंग से जोड़ा गया। सभी आरोपियों के संपर्क दिल्ली और मुंबई में रहने वाले लोगों से थे, यानी लॉरेंस गैंग ने सीधा संपर्क नहीं किया बल्कि बीच में किसी एक शख्स को जोड़ा ताकि जांच के तार सीधे गैंग तक ना पहुंचे। तीसरा बड़ा पैटर्न ये कि सभी आरोपी 20 से 25 साल के बीच के हैं, यानी लॉरेंस गैंग ने ऐसे नौजवानों को भर्ती किया जो वारदात को अंजाम देने के बाद फरार होने के लिए शारीरिक रूप से तैयार रहे। मित्रों, लॉरेंस हो या फिर अंडरवर्ल्ड का कोई और गैंग, ये सभी क्रिमिनल सिंडिकेट यूज एंड थ्रो की पॉलिसी पर चलते हैं, यानी नौजवानों को बरगलाकर अपराध कराओ और फिर उन्हें छोड़ दो। आगरा के इन आरोपियों ने लॉरेंस गैंग से जुड़कर अपराध की दुनिया में कदम तो रख दिया, लेकिन पीछे छोड़ गए वो रोते बिलखते परिवार जिनका अब कोई सहारा नहीं है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में जब इन परिवारों की पीड़ा सामने आई तो पता चला अपराध का सहारा सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। आपको भी ये दर्द देखना, सुनना और गौर से समझना चाहिए। तो वही जो कचू करोगे, मेरे बच्चे बचा लो बाबूजी, फांसी करने आए, मेरे लला को बचा लो। हमारा तो कोई भी सहारा भी नहीं है भैया के अलावा, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आता। अगर उसे कुछ हो गया तो हम लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। क्या करेंगे जी के, जब
उससे कुछ हो गया तो। काई चीज की तेने कमी रखी वो पे ट्रैक्टर वो पे मैंने आशा नहीं करी कि मेरा मकान बन जाए। वो तो मड़ैया में खटिया डरी है मेरी, देख लो साहब। वो मड़ैया में डरी को राजी हो, महल में सोए को राजी ना तुको साहब। मित्रों, हम एक बार फिर नौजवानों से अपील करना चाहते हैं, बंदूक उठाना फंतासी नहीं है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने के बाद कोई भी शख्स जीवन भर नहीं निकल पाता। मित्रों, लॉरेंस के गुर्गों ने जिन नौजवानों का इस्तेमाल कर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग कराई, आज उनसे जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के लिए इन आरोपियों ने क्या किया था, अब हम आपको यही बताने जा रहे हैं। मित्रों, जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 15 जनवरी को आरोपी सोनू और सनी पुणे से मुंबई पहुंचे। 15 से 20 जनवरी के बीच आरोपियों ने 3 बार रोहित शेट्टी के घर की रेकी की। 31 जनवरी को आरोपी दीपक, सोनू और सनी कल्याण से टैक्सी लेकर मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचकर सबसे पहले ये तीनों जुहू चौपाटी गए, जहां इन्होंने शराब पी। चौपाटी से 1 फरवरी की तड़के सुबह ये लोग जुहू पहुंचे, जहां तीनों आरोपियों ने रोहित शेट्टी के घर पर 5 गोलियां चलाईं। वारदात को अंजाम देने के बाद इन्होंने कल्याण स्टेशन से भोपाल के लिए ट्रेन पकड़ ली। भोपाल से आरोपी आगरा में स्थित अपने अपने गांव चले गए, जहां कुछ दिन बिताने के बाद ये नोएडा पहुंचे। आरोपियों की अगली मंजिल हरियाणा था, लेकिन इस बीच पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। मित्रों, ये रूट मैप बताता है कि पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए आरोपी बार बार लोकेशन बदल रहे थे, लेकिन ये हर वक्त साथ थे। यही वो गलती थी जिसकी वजह से एक आरोपी की धरपकड़ ने पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने वाले तो पकड़ लिए गए, लेकिन एक सवाल जस का तस खड़ा है। आखिर लॉरेंस बिश्नोई इतनी जरूरत कैसे करने लगा कि वो जब चाहे जहां चाहे बॉलीवुड के सितारों को टारगेट करने लगा। डीएनए मित्रों, अब हम कल से शुरू होने वाले रमजान के महीने में मुस्लिम समाज के लिए 2 बड़ी खबरों का विश्लेषण करने वाले हैं। इनमें मुसलमानों के लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। गुड न्यूज यह है कि तेलंगाना की सरकार ने सभी सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान का तोहफा दिया है। रमजान के महीने में तेलंगाना के सरकारी दफ्तरों में मुस्लिम कर्मचारियों की छुट्टी 1 घंटे पहले ही हो जाएगी, यानी 1 घंटे काम कम करना होगा। वहीं बैड न्यूज महाराष्ट्र से है, जहां फडणवीस सरकार ने रमजान से पहले मुस्लिम समुदाय को दिए 5% आरक्षण को औपचारिक रूप से खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रशासनिक आदेश जारी करके 2014 में लागू किए गए आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। नए सरकारी आदेश के अनुसार स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी के तहत शामिल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुसलमानों के लिए सरकारी, अर्ध सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में जो 5% रिजर्वेशन लागू करने का फैसला लिया गया था, उसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। इस फैसले के बाद मुस्लिम समाज और खासकर मुस्लिम नेता गुस्से में हैं। वो सामने आकर अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। ये बड़ा ही कुंठित और परेशान करने वाला आदेश आपने पारित कर दिया है। इस पर नजरेसानी कीजिए, इसको देखिए, इसको वापस लीजिए। इसके पहले राजेंद्र सचर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी और महाराष्ट्र में रहमान कमेटी, सब ने कहा था कि मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। फजूल में एक शोषा छोड़ करके आप अपने वोटरों को खुश करना चाहते हो। संघर्ष जारी रहेगा कि माइनॉरिटी को भी इंसाफ मिलना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने जिस मुस्लिम आरक्षण को खत्म किया है, उसे साल 2014 में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ने लागू करने का फैसला लिया था, लेकिन इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। उस समय अदालत ने सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की अनुमति दी थी, यानी जिस रिजर्वेशन को रद्द किया गया है वो तो आंशिक रूप से पहले ही रद्द हो चुका था। बावजूद इसके इस फैसले को मुस्लिम नेता एनडीए सरकार की कुंठित सोच बता रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कह रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण रद्द होने का विरोध करने वाले धर्म के नाम पर मिलने वाली छूट या रियायत से कभी नाराज नहीं होते, बल्कि खुश होते हैं। तेलंगाना में जब मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने में 1 घंटे की छूट दी जाती है, तब इसे मुस्लिम नेता तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कहते हैं, लेकिन हां, हिंदू पक्ष जरूर कहता है ये तुष्टीकरण है। हिंदुओं के देश में हिंदुओं के साथ ऐसी नाइंसाफी। भारत एक सेकुलर देश है और सेकुलर देश में हिंदू मुसलमान सब बराबर है। तेलंगाना सरकार 1 दिन की नहीं, पूरे 30 दिन के लिए जहां पर रोजे चल रहे हैं उनको 1 घंटे की छुट्टी दे रही है।
हिंदुओं के लिए तो कभी छुट्टी नहीं दी जाती। मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान, ऐसा हो गया तेलंगाना। फिर हम हिंदू ने क्या पाप किया भाई? तुम तो मंच पे भी बैठने के लिए नहीं लाए। अब हमारे में भी गणेश जी का उत्सव है, हमारे में अयप्पा स्वामी जी का विषय है, हमारे कई सारे हमारे पूजा भाग हैं हमारी हिंदुओं का। अरे हमें भी वैसा संविधान देना चाहिए। मित्रों, भारत का संविधान धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं देता, लेकिन सामाजिक पिछड़ेपन के नाम पर देश के कई राज्यों में धर्म विशेष के लिए आरक्षण का कैसा खेल चल रहा है, आज आपको ये जरूर जानना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दिया गया है। यह आरक्षण पिछड़ा वर्ग के नाम पर दिया गया है। कर्नाटक में भी मुस्लिम समाज को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नाम पर 4% आरक्षण दिया गया है। केरल में तो मुस्लिम समुदाय को अलग अलग श्रेणियों में 12% आरक्षण प्राप्त है। तमिलनाडु में भी पिछड़ा वर्ग के नाम पर मुस्लिम समुदाय को 3.5% आरक्षण मिला हुआ है। डीएनए मित्रों, कई राज्यों में मुस्लिम समाज को ओबीसी की श्रेणी में डालकर आरक्षण देने के आरोप भी लगते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद बने ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने के आदेश भी दिए थे। मित्रों, यह कहा जा सकता है कि आरक्षण को राजनीतिक पार्टियों ने तुष्टीकरण का एक टूल बना लिया है। कोई पार्टी इसे देश के लिए खतरा बताती है, कोई इसे अल्पसंख्यकों का अधिकार बताती है, लेकिन एक सच यह भी है कि आरक्षण का इस्तेमाल वास्तविक विकास से ज्यादा वोट बटोरने के लिए किया जाता है। अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो शौक, दिखावा और संवेदना से जुड़ी हुई है। मित्रों, जिस देश की आधी आबादी 6,000 रुपए महीना भी नहीं कमा पाती, वहां पर एक शख्स ने अपनी शादी में लाखों रुपए के नोट उड़ा दिए। जिस देश में करोड़ों लोग रोज के 300 रुपए नहीं कमा पाते, वहां पर एक शख्स ने अपनी पत्नी के ऊपर 3 लाख रुपए के नोट उड़ा दिए। शादी के मंच पर नोटों की मोटी परतें बिछा दी। शादी में बेहिसाब कैश उड़ाने का यह वीडियो वायरल होने के बाद अब इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल मानसिकता को लेकर हैं, सवाल परंपरा को लेकर हैं, सवाल सोच को लेकर हैं। इसलिए आज हम शादी में नोट उड़ाने वाले फैशन का विश्लेषण करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं ऐसा हुआ कहां है। पंजाब के तरनतारन में 14 फरवरी को एक शादी हुई। शादी में कुछ एनआरआई ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से आए थे। उन्होंने दूल्हा दुल्हन के ऊपर नोट बरसाने शुरू किए। परिवार के सदस्य बैग भरकर नोट ला रहे थे, बैग से निकालकर नोट उड़ा रहे थे। अधिकतर नोट 10 रुपए के थे। दूल्हे ने भी दुल्हन पर नोटों की बारिश कर दी। देखते ही देखते शादी के मंच पर नोट ही नोट बिछ गए। कुछ लोग नोट उड़ा रहे थे तो कुछ लोग नोट समेट भी रहे थे। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है 8 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश उड़ा दिया गया। हालांकि शादी में जो डीजे बजा रहे थे उसके मालिक के मुताबिक ये पैसा लगभग 3 लाख रुपए के आसपास था। शादी में मौजूद निशान सिंह ने क्या कहा, पहले आपको हम जरूर आपको बताएंगे, लेकिन मैंने जो कहा निशान सिंह यही कह रहे हैं कि ये 3 लाख रुपए था। 3 लाख रुपए भी कम नहीं होते हैं। उस देश में जहां 82 करोड़ लोग साल में 2,90,000 से भी कम कमाते हैं, जो 3 लाख रुपए उड़ाए गए उसे देश की आधी आबादी को कमाने में 4 साल लग जाएंगे। वक्त कम है, लेकिन आंकड़े हम आपको अगर वक्त और होता तो जरूर बताते हैं। और डीएनए में बाज का संदेश ये हमेशा याद रखिए, कल अब आपके पास नहीं है और आने वाला कल अभी आया नहीं है। आपके पास केवल आज है। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय हो गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।